तुमको तश्तरी मिल गया, पका पकाया, तुम साला ये बेच दो, वो बेच दो, LIC बेच दो, हाल में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेच दो। तेरे बाप ने बनाया था बे। अरे देश बेच रहे हो, तुम्हारे बाप दादाओं ने देश नहीं बनाया। ये तुम झूठ बोल करके आते हो। तुम्हारे साथ कैसे लोग होते हैं, वो काना राजा, राजा तो नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कानिया बेवकूफ रामदेव जैसा। अर्थव्यवस्था चरमराने का कारण तुम हो मिस्टर मोदी। गवर्नेंस के नाम पे काला धब्बा हो। अरे नरेंद्र मोदी तुम्हारे जैसा तो नालायक कोई नहीं है। ये अंग्रेज के नौकर थे, अंग्रेज के जूते के तलवे चाटते थे जिसमें गोबर चिपका होता था। मुझे याद है नरेंद्र मोदी, तुमने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, पर तुमने ये नहीं कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तुम तो देश बेच रहे हो। आज भारत सरकार निकम्मी निठल्ली के पास एक रुपया नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्या वो इस लायक हैं? क्या उन्हें भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए बना रहना चाहिए क्योंकि लोकसभा में सीटें मिली, या उनको हटा देना चाहिए? मार्क माय वर्ड्स, हटा देना चाहिए, ये मैंने कहा, क्योंकि हटेंगे ऐसे तो वो है नहीं। बहुत बड़े कुर्सी चिपकू हैं तो अपने आप तो हटेंगे नहीं। लेकिन उससे पहले आइए एक छोटा सा विश्लेषण करें कि ये टॉपिक ही क्यों आया और मैं कहता भी क्यों हूँ कि नरेंद्र मोदी क्या इस लायक भी हैं कि वो प्रधानमंत्री बने रहें। देखिए, भारतवर्ष के संवैधानिक तरीकों में जो इलेक्शन की पद्धति है वो बहुत साफ है कि अगर आपको दूल्हे लाल जी मुझसे एक वोट भी अगर ज़्यादा मिल गया तो आप जीत जाते हैं। ये हमारे भारत के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का कटु सत्य है। लेकिन क्या मेरा संविधान भारत का किसी व्यक्ति को या किसी पार्टी को या कुछ लोगों को क्या ये अधिकार देता है कि जस्ट बिकॉज आपने सीटें जीत ली तो आप भारत के संविधान की शरण में अपने आप को दिखाते हुए उसकी छत्र छाया में बैठ के सिर्फ आपको सीटें ज़्यादा मिली तो आप देश को ख़त्म करने पे तो लोगे? क्या ये अधिकार देता है? सोना यादव जी, क्या ये अधिकार देता है? नहीं देता है। हमारे संविधान में कहीं ये नहीं लिखा कि जो पावर में आएगा वो लोगों के विरोध में काम करे। और ये मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि नरेंद्र मोदी पिछले 6 साल से भारत में और उससे पहले 13 साल गुजरात में लोगों के विरोध में काम करता रहा। पहले गुजरातियों के विरोध में काम किया, अब भारतवासियों के विरोध में काम करता है। बहाना ये है सीटें उसके पास ज्यादा हैं भाजपा के पास, तो वो सरकार में रहेंगे। सोशल मीडिया से लेकर के अगर आप देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं तो सड़क तक बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। पर कभी नजर उठा के देखिए, ये जो लोग कहते हैं ये बात, उनकी संख्या कितनी है? क्या संख्या है उन लोगों की? चलिए एक ही बार में समझ लेते हैं कि भारतवर्ष के 10% लोग ऐसे हैं, 10% जो कहते हैं कि भाजपा की नरेंद्र मोदी वाली सरकार अच्छा काम करती है। चलिए मान लेते हैं 10% ऐसा कहते हैं। उन्हें तकरीबन 30% वोट मिले थे, और वो 30% वोट तो इसलिए मिले थे क्योंकि पूरा भारत तो वोट करने आया नहीं था। 65% से भी कम वोटिंग एवरेज थी। 35% भारत ने तो वोट भी नहीं किया था, और जिन्होंने वोट किया था उसका 30-40% अगर इनको मिल जाता है तो पूरे भारत के इलेक्टोरेट का वोट 25% भी नहीं होता। उन्हें शायद पूरे भारत में से 20% लोगों ने भाजपा को या मोदी को
इलेक्शन में जिताया था। ठीक है, अब ये गणित में फंसाने वाली बात है जिसकी वजह से सीटें आती हैं, लेकिन हकीकत देखेंगे तो 80% लोगों ने तो उनको वोट नहीं किया, चाहे वो वोट करने ना गए हों, चाहे किसी और पार्टी को वोट किया हो, चाहे उन्होंने किसी निर्दलीय को वोट किया हो, जो भी किया हो, इन्हें तो वोट नहीं किया। लेकिन हमारे संविधान में दिए इलेक्शन की पद्धति और प्रोसेस को अगर समझते हैं तो वो ये कहता है कि 100 में से अगर मुझे 25 मिलते हैं और फरजाना को 26 मिलते हैं तो फरजाना जीत जाती हैं। लेकिन 25 और 26 का टोटल करते हैं दो लोगों के बीच में तो वो होता है 51। 49 लोगों ने हमको वोट नहीं किया फरजाना को, फिर भी वो जीत गई। ये हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस की वो कमी है जिसका इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां करती हैं। और इसका जो गलत इस्तेमाल है वो इस तरीके से किया जाता है कि तुम देश विरोधी काम करो, मोदी साहब, तुम और तुम्हारी सरकार देश विरोधी काम करती है, लेकिन वो 20-25% जिसमें 10% शायद आपके लोग होंगे जो आजकल बड़ा पार्टी के साथ जुड़े माने जाते हैं, और बाकी इंक्लाइंड लोग होते हैं, वोट स्विंगर्स होते हैं जो इधर से उधर वोट करते हैं और आपको जिता देते हैं। लेकिन भारत ने तो आपको यह अधिकार नहीं दिया, ना संविधान ने अधिकार दिया कि देश विरोध में काम करो। आपके पास बहुत सारा पैसा है सरकार के अंदर, वैसे गरीब सरकार है लेकिन खुद पे खर्च करने का पैसा है। आपकी पार्टी ने 2 नंबर से पैसे बनाए हुए हैं और सब मिला करके इस समय कितने समय से एक ही प्रोपागेंडा करते हैं कि देखो हमने कितना अच्छा काम किया। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपने घंटा काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया आपने। मैं आपको गिना सकता हूं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक परिवार चलाता हूं। उस परिवार में जितने भी लोग हैं, मान लेते हैं कि वो नहीं कमाते, मान लेते हैं सिर्फ मैं कमाता हूं, तो परिवार चलाने का जिम्मा मेरा। ठीक, उदाहरण के तौर पे 1000 रुपये लगते हैं पूरे महीने के मेरे घर चलाने के, वो मुझे कमाने चाहिए। माने मैं सरकार हूं, भारत में सरकार जो बैठी है ये 1000 रुपये नहीं कमाती, ये ढेला नहीं कमाती। ये अपने घर के हर मेंबर को, भाई को, चाचा को, भाई को, बहन को, यानी आप लोगों को, हमको ये कहती है जाओ कमाओ और हमको टैक्स पे करो। साला हम 1 पैसा नहीं कमाएंगे, तुम हमको कमा के दो और हम उसमें से जिएंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे और तुमको सड़क पे चलने पे मजबूर कर देंगे। अगर ये हेड ऑफ द फैमिली का तरीका है, यानी सरकार का, तो ऐसे घोड़े को गोली मार देनी चाहिए, अर्थात इस सरकार को खत्म कर देना चाहिए। कौन करेगा? इलेक्शन जीत के आए। अरे भाई, इलेक्शन जीत के आए हो, भारत को तुमने नौकर नहीं बना लिया, बंधुआ मजदूर नहीं बना लिया। 80% भारत ने तुमको वोट नहीं किया। जिस दिन खड़ा हो जाएगा तुम परेशान हो जाओगे। कोई फौज नहीं बचाएगी तुमको मिस्टर मोदी, कोई पुलिस नहीं बचाएगी। तुमने, लोग नोटबंदी से शुरू करते हैं, मैं उससे 2 कदम पहले से चलता हूँ। 2014 से तुमने नाटक करना शुरू किया कि हम देश के प्रति काम कर रहे हैं। हमने पूरे भारतवर्ष को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया, यानी गाँव में, घरों में बिजली पहुँचा दी। 95% से ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइड था ऑलरेडी ये देश। ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती थी गाँव देहात शहर के अंदर। बचा खुचा तुमने 4-5% जो कर लिया, तो तुमने भारत पे एहसान नहीं किया। तुमको तश्तरी में मिली चीज़ उसको तुमने आगे बढ़ाया और तुम कहते हो तुमने किया, यानी तुमने नहीं किया। जितने एयरपोर्ट तुमने खोले सारे बंद हो गए। मनरेगा को तुमने गाली दी, आज मनरेगा के बोझ तले तुम दबे हुए हो और लोगों को उसमें से काम दे करके पैसे दिला रहे हो। तुमने जिस चीज़ के बारे में कहा, तुमने ये कहा था 2014 के अंदर कि कांग्रेसियों, मैं कांग्रेस का नहीं हूँ लेकिन कांग्रेस का तुमने ये कहा था कि सबसे करप्ट लोग होते हैं। साला एक को तुम जेल नहीं पहुंचा पाए। जीजा जीजा करते थे, जीजा तो वो तुम्हारा बन गया भैया, जीजा तो वो तुम्हारा बन गया वाड्रा।
मोदी जी, तुम आज तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि उसमें कुछ बिगाड़ने जैसा है भी नहीं। तुम झूठ बोल करके आते हो। तुम्हारे साथ कैसे लोग होते हैं, वो काना राजा, राजा तो नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कानिया बेवकूफ, रामदेव जैसा। आपको कैसा सरकार चाहिए जो गैस के दाम कम कर दे? बे रामदेव, वो श्री श्री 420 रविशंकर, पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, तेरे अब्बा ने की, दुगने दाम पे चल रहा है आज देश। और फिर हम जरूर उस टॉपिक पे आएंगे जिसको कहते हैं नोटबंदी। आप लोगों की जानकारी के लिए, नोटबंदी हमेशा होती रही है, हम लोगों को पता भी नहीं चलता था। एंड अ सर्टेन टाइप ऑफ करेंसी, नोट या कॉइन्स, वो बैंक रिटेन कर लेती थी, वापस नहीं करती थी, और वो मार्केट से खत्म हो जाता था, उसके बदले में नया आ जाता था। ये जो फौरन एकदम से करने का जो नाटक किया था, नवंबर 2016 से लेके आज 2020 की जून का महीना आ गया है, ये देश की अर्थव्यवस्था चरमराने का कारण तुम हो मिस्टर मोदी। जीएसटी का ड्रामा किया तुमने, उससे देश पे कितना बड़ा बोझ आया है कि आज तक निकल नहीं पा रहे हैं। हिंदू मुसलमानवाद तुम कराते हो, राम मंदिर तुम कराते, राम मंदिर घर पे बना लो भाई। मैं भी हिंदू, मेरे घर में भी राम मंदिर है, तो मैं, हमारा ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है। वो 3 तलाक का कानून पास करके महिलाओं के सम्मान में, जशोदा बहन के सम्मान में आज तक 2 रुपया का चढ़ावा दिया? कभी जाके उसको सेब खिलाए, कभी जाके केला खिलाया, कभी जाकर के उसको बोला चलो बीवी जान एक बार खाना साथ में ज़िंदगी में खा लें? नहीं नालायक, वो तो तेरे को आता नहीं है, और तू मुसलमानों की औरतों को धन्यवाद लेने चला है, तो तेरे से बड़ा कोई नालायक नहीं है। 3rd ग्रेड पर्सन। तुम गवर्नेंस के नाम पे काला धब्बा हो, काला धब्बा। यूपीए की सरकारें आई, इसके पहले लोग मजाक उड़ाते थे कुछ पुराने प्रधानमंत्रियों का, जैसे कि एचडी देवेगौड़ा वगैरह का, कि भाई ये भी कोई, अरे नरेंद्र मोदी तुम्हारे जैसा तो नालायक कोई नहीं है। तुम तो देश के नाम पे तुमने बिल्कुल बेवकूफ बना रखा है। नौकरियां कहाँ हैं? मैं साल की 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, अरे कहाँ? नौकरियां नहीं तुम्हारे पास देने के लिए, पैसा है नहीं तुम्हारे पास पॉलिसीज बनाने के लिए, रेवेन्यू तुम बनाते नहीं हो, हमारे इनकम टैक्स को रेवेन्यू बोलते हो। आज भारतवर्ष को यह समझने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सलीके से समझने की जरूरत है, कि जो पीएसयू कहलाते हैं, गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एयर इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो इतने बड़े बड़े नवरत्न कंपनियां बनाई थीं जवाहरलाल नेहरू और उनके बाद भारत सरकार ने, वो इसलिए था कि भारत सरकार की कमाई हो, भारत सरकार उसमें कमाए, और कमा के हेड ऑफ द फैमिली की तरह अपने लोगों को खिलाए पिलाए, देश का उत्थान करे। तुमको तश्तरी में मिल गया पका पकाया, तुम साला ये बेच दो, वो बेच दो, एलआईसी बेच दो, हाल में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बेच दो। तेरे बाप ने बनाया था बे, हैं? दामोदर दास मोदी ने बनाया था, जो तू बेच रहा है। अगर कोई एक यूनिट खराब हो जाती है, कि चलिए एयर इंडिया में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको आप ठीक करते, आप सब कुछ बेचने पे तुले हो। तुम तो व्यापारी क्लास के नहीं हो, तुम साले भिखारी क्लास के हो, कि कहीं सड़क पे पड़ी कोई चीज मिल गई बेच दिया, 4 किलो प्लास्टिक कहीं से पड़ा मिल गया, जाके कबाड़ी को बेच दिया। तुम तो कबाड़ी निकले यार। यू आर अ ब्लडी कबाड़ी मिस्टर मोदी। जो तुम्हें चीज मिली उठा के बेच दिया।
एयरपोर्ट वो बेच दिए, शिपिंग कॉरपोरेशन वो बेच रहे हो, LIC वो तुम इन्हें डिसइन्वेस्ट कर रहे हो। अरे देश बेच रहे हो, तुम्हारे बाप दादाओं ने देश नहीं बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी में से या मोदी के या अटल बिहारी के या इनके जैसे RSS संघी लोगों ने ये देश का निर्माण नहीं किया। ये अंग्रेज के नौकर थे, अंग्रेज के जूते के तलवे चाटते थे जिसमें गोबर चिपका होता था। ये मोदी के संघी बाप दादा। तुमको एक देश में तुमने किसी भी तरीके से इलेक्शन जीत के तुम सरकार में बैठ गए, तुम बेच दोगे पूरे देश को। मुझे याद है नरेंद्र मोदी, तुमने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, पर तुमने ये नहीं कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तुम तो देश बेच रहे हो। आज भारत सरकार निकम्मी निठल्ली के पास 1 रुपया नहीं है दोस्तों, 1 रुपया नहीं है। ये RBI से हमारा देश का पैसा लूट चुके हैं, ये LIC से हमारा पैसा उठा चुके हैं, करोड़ों लाखों रुपया, लाखों करोड़ रुपया। ये हमारे नवरत्न कंपनियां बेच रहे हैं क्योंकि इनके बाप ने नहीं बनाई, मुफ्त की मिली है, कमाई का जरिया है नहीं। यही गुजरात मॉडल है। मैं जानता हूँ, मैं गुजरात में इतने साल रहा हूँ, मुझे पता है। जो मिला साली चीज़ को बेच करके इनने पैसे बना लिए, अपने पे खर्च किए और फिर नंगे हो गए। ये पिछले 2-2.5 साल से भारत सरकार ज़ीरो बैंकरप्ट है, इनके पास पैसा नहीं है। और इस वजह से ये कोरोना वायरस के नाम पे इन्होंने लाखों करोड़ रुपया विदेशों से इस समय लिया, IMF से और वर्ल्ड बैंक से। और ये किस पे खर्च कर रहे हैं? खुद पे खर्च कर रहे हैं। ये आम इंसान पे पैसा नहीं जा रहा है। आम इंसान तो भूखा प्यासा नंगा बैठा है, ये खुद पे खर्च कर रहे हैं। और मैं आपको उदाहरण देता हूँ कैसे। आनंद जी, नमस्कार। आनंद जी को जैसे बड़ा मैंने जानता हूँ, डिस्कशन करता रहता हूँ। आनंद जी को ये ध्यान है, आनंद द्विवेदी जी को, कि भारत सरकार के पास पैसे क्यों नहीं है इस समय, क्योंकि कोरोना वायरस की सिचुएशन इन्होंने खड़ी करी और लॉकडाउन कर दिया और सारा टैक्सेशन बंद हो गया। लगभग कोई टैक्सेशन इनके हाथ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है मेरे दोस्तों, और मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। भारतवर्ष के अंदर 7 लाख गांव हैं, 7 lakhs विलेजेस, है ना। हर गांव में एक सरपंच होता है और वो सरपंच को सरकार पैसे देती है हर महीने, अर्थात तनख्वाह। आप MP MLA तो छोड़ ही दीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़ दीजिए, हज़ारों MLA छोड़ दीजिए, MLC छोड़ दीजिए, सरकारी दफ्तर छोड़ दीजिए, सरकारी विभाग डिपार्टमेंट्स छोड़ दीजिए, आप सरकारी पुलिस वाले छोड़ दीजिए, फौज छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। जो लाखों की संख्या में भारत सरकार और केंद्र राज्य सरकारों की नौकरी करते हैं, उनको तो छोड़ दीजिए। आप हर सरपंच को उठा लीजिए, हर सरपंच को अगर ये 10,000 रुपये महीना भी देते हैं तो 7 लाख गांव, मान लेते हैं 5 लाख सरपंच होंगे। 5 लाख सरपंच 5 lakhs इंटू 10,000 कभी करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने अरब रुपए होते हैं, अरबों। और ये हर महीना देना पड़ता है, बाकी तो खर्च मैंने गिना ही नहीं आपको। एवरी सिंगल मंथ 5 लाख इंटू 10,000, ये करके देख लीजिएगा कितने जीरो आते हैं, जो उस ससुर पात्रा तक को नहीं पता है ना। इतना पैसा हर महीना ये लोग सिर्फ सरपंचों को खर्च का देते हैं, तनख्वाह का देते हैं, जो भी कहते हैं। मैंने तो हिसाब भी नहीं लगाया कि लाखों लोग जो भारतीय फौज में नौकरी करते हैं उनकी तनख्वाह जाती है, लाखों लोग जो पुलिस में काम करते हैं अलग अलग राज्यों में उनकी तनख्वाह जाती है, लाखों लोग जो सरकारी विभागों में, रेलवे से लेके वाटर वर्क मैनेजमेंट से लेके बिजली विभाग से लेकर के रोड बनाने के विभाग से लेके बैकएंड में जो सचिवालयों में बैठे होते हैं और पता नहीं किन किन दफ्तरों में, उनकी तनख्वाह जाती है। मैंने तो गिनी भी नहीं अभी। एवरेज 20-25 हज़ार रुपया तो हर आदमी को जाता है। तो ये जो अरबों रुपया हर महीना चाहिए, जो इनको मिल नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज हम लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि कोई बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं, काम धंधे नहीं चल रहे हैं, इसलिए इन्होंने विदेशों से पैसा लिया और ये भी अब खत्म हो गया। इसलिए आप लोगों के पास आपने देखा कि जो ये रोड पे चलते लोग जा रहे हैं, गरीब जो गांव में रहता है, झोपड़पट्टी में रहता है, आप और हम जो पैसे की तकलीफ इस समय भुगत रहे हैं, तो उसमें सरकार ने इसीलिए कोई मदद नहीं करी। इसलिए नहीं करी क्योंकि उनको खुद के खाने के पैसे चाहिए, जीने के।
और अब वो पैसा भी जब खत्म हो रहा है तो ये लॉकडाउन के जो स्टेजेस हैं इसको अनलॉक करके खोलते जा रहे हैं, खोलते जा रहे हैं, खोलते जा रहे हैं। वो इसलिए खोलते जा रहे हैं कि दोस्तों आप लोग जाओ बाहर जाके काम करो, सड़ो गलो मरो, क्योंकि भारत में तो लाखों पेशेंट हो गए हैं और ऐसे घोड़े की तरह तेज दौड़े जा रहा है कोरोना का वायरस। इन्हें क्या फर्क पड़ता है? ये तो पहले आके टीवी पे रोते थे, भैं 550 हो गए घर में बैठो, अब 2.5 लाख हो गए बाहर निकलो। इससे बड़ा चार्ली नहीं देखा मैंने मोदी जैसा।